गुड इवनिंग। पिछले सेशन में हम लोगों ने जो पढ़ा था तो उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था कि टेंजेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंजेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इंटेंजेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसे आप छू सकते हैं, और इंटेंजेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसे आप छू नहीं सकते। नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था रेस नलिस और रेस एक्स्ट्रा कॉमर्सिकम। तो रेशनलिस्ट वो होता है जो कि सबका होता है या किसी का नहीं होता है। जैसे कि हमने कहा हवा है, पानी है, धूप की रोशनी है ना। तो ये रेशनलिस्ट है। और रेस एक्स्ट्रा कॉमर्शियम वो है जो कि सरकार की संपत्ति होती है, जिसे आप हम लोग बेच नहीं सकते। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम लोगों ने जब बात करी थी तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या करती है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है राइट्स और इंटरेस्ट क्रिएट करती है। ठीक है। तो आज हम लोग उसी संबंध में आगे चर्चा करेंगे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चैप्टर में हम लोगों ने जो बेसिक चैप्टर है सेक्शन 5 टू 37। तो सेक्शन 5 टू 37 किस चीज से रिलेट करता है। तो सेक्शन 5 टू 37 रिलेट करता है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों से। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, प्रॉपर्टी यहाँ पर जो डिफाइन करी गई है, जो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन इसमें दी हुई है, वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी हुई है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक, ये हम लोग इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तब भी एक बार समझ लीजिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन सेक्शन 3 में दी हुई है, उसके अंदर अचल संपत्ति के अंतर्गत खड़ी घास, उगती फसलें और खड़ा कास्ट नहीं आते। बाकी के सारे का सारा इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को जो बात समझनी है वो ये समझनी है कि ब्रीफिंग क्या है। हमने कहा था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रिलेट करता है, कन्वे करता है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से। ठीक है। तो 5 तरीके के ट्रांसफर हम लोगों ने पढ़े थे। सबसे पहले पढ़ा था सेल, फिर पढ़ा था मॉर्गेज, फिर पढ़ा था गिफ्ट, एक्सचेंज और लीज। 5 चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो अब एक 5 से लेके 35A तक कुछ मिसलेनियस दिया हुआ है, जहां पर ये चर्चा करी गई है कि संपत्ति का अंतरण कैसे होगा। संपत्ति अंतरण की डेफिनेशन दी हुई कि संपत्ति का अंतरण कैसे किया जाएगा, वो में ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, पहली चीज। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं उसमें, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ध्यान में रखिए, इसलिए ध्यान में रखिए जो 3 पार्ट जो हम बता रहे हैं कि ये आपकी एमसीक्यूज को सॉल्व करने में बड़ी आसानी देगी। जैसे 3 पार्ट क्या हुए। पहला पार्ट हम लोगों ने किया कि हम लोग ट्रांसफर से रिलेट की अगर हम बात करें तो सेक्शन 5 टू 9 तक ट्रांसफर से रिलेट करता है, इसकी डेफिनेशन से रिलेट करता है, इसकी रिस्ट्रिक्शन, उसके इफेक्ट पे रिलेट करता है। ट्रांसफर से संबंधित की जो डेफिनेशन है उससे जो रिलेशन है वो 5 टू 9 तक। अच्छा, फिर उसके आगे की जो सेक्शन है सेक्शन 10 टू 35, ये बेसिकली इंडियन सक्सेशन एक्ट के ऊपर बेस्ड करती है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की कौन सी धाराएं इंडियन सक्सेशन एक्ट से रिलेट करती है। तो सेक्शन 10 टू 35 इंडियन सक्सेशन एक्ट से रिलेट करती है। अच्छा, फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी भी इसमें अप्लाई होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब होता है साम्य का सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो इसमें अप्लाई होता है उसको दिया गया है सेक्शन 35 से 53A तक, यानी जो इलेक्शन की जो प्रोसीडिंग है वो इसमें डिफाइन करेंगे। अब हम लोग सूचना के बारे में समझ लेते हैं। ये डेफिनेशन का एक क्लॉज था, सेक्शन 3 में डेफिनेशन बताई गई थी, लेकिन थोड़ा सा इसे डिटेल में जानना इसलिए जरूरी है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सूचना का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक। तो सूचनाएं 2 तरीके की होती है, एक होती है एक्चुअल नोटिस और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ध्यान में रखिए, इस पे सवाल आ जाते हैं कि सूचना के प्रकार। तो सूचना 2 प्रकार की होती है, एक होता है एक्चुअल नोटिस और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। और इसको
इम्प्लाइड नोटिस भी कहते हैं, यानी कि अन्वयिक सूचना। तो पहली सूचना हुई वास्तविक सूचना और दूसरी सूचना हुई अन्वयिक सूचना। ठीक। अच्छा, अब अगर हम लोग बोले कि सूचना का मतलब क्या हुआ, सूचना का तात्पर्य ये हुआ कि किसी व्यक्ति ने किसी संपत्ति पर उसका कब्जा है या किसी व्यक्ति ने किसी संपत्ति को बिक्री कर दिया है, तो उसकी सूचना से संबंधित क्या है। तो पहला प्रश्न ये उठा कि अगर आपने जानबूझकर उसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई सर्च नहीं करी, तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमें इसकी सूचना नहीं है, हमें इसकी जानकारी नहीं। यानी कि आप बिल्कुल एब्सटेन रहे हो, आपने उसको जानबूझकर उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा होता है ग्रॉस नेग्लिजेंस, यानी गंभीर भूल, जानबूझकर उसको छोड़ देना, है ना, वो ग्रॉस नेग्लिजेंस हो गया। तीसरा होता है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन को सेक्शन 3 के एक्सप्लेनेशन 1 में उन्होंने डिफाइन किया है और ये कहा है कि कोई भी चीज जो भी होगी, यानी 100 से अधिक की जो भी अंतरण होगा किसी भी चीज का, तो वो 100 से अधिक रुपए की किसी भी चीज का अंतरण होगा तो वो रजिस्ट्रेशन उसका होना आवश्यक है। ठीक। तीसरा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो उसे बोलते हैं एक्चुअल पोजीशन या डिफेक्टो पोजीशन भी बोलते हैं। सेक्शन 3 के एक्सप्रेशन 2 में दिया हुआ है। एक्चुअल पोजीशन का मतलब हुआ वास्तविक कब्जा। तो किसी भी संपत्ति पे किसी व्यक्ति का कब्जा है और उसे आप जानबूझकर इग्नोर करते चले जा रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमें इसकी जानकारी नहीं, यानी आपको एक्चुअल नोटिस उस चीज का है। ठीक। और अगला चीज आता है कि अगर कोई कंपनी से रिलेट अगर हम बात करें तो किसी कंपनी को कोई नोटिस गया तो कंपनी को नोटिस टू एजेंट भी हो जाता है। जबकि नोटिस टू एजेंट के लिए बेसिक कंडीशंस क्या है कि वो उसी कार्यक्रम में होना चाहिए, उसी ट्रांजैक्शन से रिलेट होना चाहिए, वो नोटिस टू एजेंट होता है। ठीक। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है लिस पेंडिस। लिस पेंडिस का तात्पर्य यह हुआ कि कोई इशू, किसी भी संपत्ति के संबंध में कोई इशू किसी न्यायालय में विचाराधीन है तो ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाएगा, आणविक सूचना मानी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय ये अवधारणा करता है कि अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो आपको इसकी जानकारी। आणविक सूचना का मतलब ये हुआ कि कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेती है कि आपको उसके संबंध में जानकारी। ठीक। अच्छा, सेक्शन 5 में उन्होंने कहा कि कन्वे करते, कन्वे वर्ड हुआ, तो ट्रांसफर वर्ड नहीं किया, उन्होंने कहा कन्वे। तो कन्वे में हम कौन कौन सी चीजों को रिलेट करते हैं ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। सेल और परचेज है, मॉर्गेज है, लीज है, एक्सचेंज है और गिफ्ट। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट इशू जो आता है कि अभी उसमें सेक्शन 5 को अगर हम दोबारा पढ़ें तो क्या करता है, लिविंग पर्सन कन्वेज द प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और फ्यूचर। तो सबसे पहली चीज क्या हुई, लिविंग पर्सन होना चाहिए। यानी हमने कहा था जब संपत्ति अंतरण अधिनियम आप लोगों को शुरू में डिस्कस किया था तो हम लोगों ने ये बात बताई थी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जीवित व्यक्तियों के संपत्ति अंतरण से संबंधित है। ठीक। अभी इसकी कुछ एक्सेप्शन है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले आता है लिविंग पर्सन। ठीक है। तो लिविंग पर्सन इंक्लूड्स क्या करेगा, लिविंग पर्सन इंक्लूड्स वन और मोर लिविंग थिंग, वन और मोर लिविंग पर्सन। लिविंग पर्सन में या तो वो एक व्यक्ति हो या एक से अधिक जीवित व्यक्ति। ठीक। दूसरा, संपत्ति का अंतरण अपने आप को कर सकता है, कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का अंतरण अपने आप को कर सकता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपकी कोई संपत्ति है और आपने कोई ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट के आप सचिव हैं या अध्यक्ष हैं, तो वो व्यक्ति यानी कि आप अपनी संपत्ति को अध्यक्ष के रूप में अपने आप को अंतरण कर। मान लीजिए कि राम नाम का कोई एक व्यक्ति है और उसने एक कंपनी बनाई या एक कोई ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट का वो अध्यक्ष हो गया, तो वो अपनी संपत्ति को अपने ट्रस्ट के लिए करना चाह रहा है। तो अब चूंकि ट्रस्ट का कर्ता धर्ता क्या है, राम, बेचने वाला कौन है, राम है। तो राम अपनी संपत्ति को ट्रांसफर करेगा उस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में
तो उस अध्यक्ष यानी उस ट्रस्ट के न्यासी के रूप में राम के पक्ष में संपत्ति का हस्तांतरण हो जाएगा। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज और इन्वॉल्व होती है, वो अपने आप को कर सकता है या एक से अधिक व्यक्तियों को संपत्ति का हस्तांतरण कर सकता है। ठीक, ये तो चीजें क्लियर हो गई। लेकिन अब इसमें एक चीज और आती है, ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पर्सन के अंतर्गत क्या आता है, व्यक्ति के अंतर्गत क्या आता है। व्यक्ति के अंतर्गत आता है कंपनी, एसोसिएशन, फर्म, चाहे वो निगमित हो या निगमित ना हो, वेदर दैट कंपनी और फर्म इज इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ठीक, तो दिया हुआ है पर्सन इंक्लूड्स कंपनी और एसोसिएशन और ए बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ठीक, अब एक सवाल ये आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सवाल ये आ जाता है कि संपत्ति का अंतरण क्या फ्यूचर प्रॉपर्टी से रिलेट करता है? क्या संपत्ति का अंतरण फ्यूचर प्रॉपर्टी से रिलेट करता है? तो यहां पर इसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे कि सोचने वाली बात है कि क्या संपत्ति का अंतरण फ्यूचर प्रॉपर्टी से रिलेट करेगा या नहीं करेगा। तो फ्यूचर प्रॉपर्टी क्या हुआ? फ्यूचर प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि भविष्य में प्राप्त होने वाली संपत्ति। ठीक, जो कि अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है लेकिन वो भविष्य में प्राप्त होगी। भविष्य में कैसे प्राप्त होगी? प्रॉपर्टी की हमने बात करी थी, तो हमने क्या कहा था कि राइट और इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। तो उसका राइट और इंटरेस्ट अभी नहीं है, फ्यूचर में आएगा। तो जब फ्यूचर में आएगा तब फ्यूचर की प्रॉपर्टी जनरेट होगी। तो क्या उसका अंतरण किया जा सकता है? तो संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत फ्यूचर में जो आने वाली प्रॉपर्टी है उसका अंतरण तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पर एक एग्रीमेंट किया जा सकता कि वो यदि भविष्य में वो संपत्ति मिलेगी तो कंटिजेंट इंटरेस्ट क्रिएट हुआ तो वो हम आपको ये संपत्ति दे देंगे, लेकिन संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत उस संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकते। ठीक है, संपत्ति अंतरण अधिनियम में जब उन्होंने समझाया तो उन्होंने एक आगे एक्सप्लेनेशन में बात करी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड डज नॉट इंक्लूड फ्यूचर और नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी अस्तित्व में नहीं है वो संपत्ति के अंतर्गत संपत्ति नहीं मानी जाती। ठीक। अच्छा, सेक्शन 5 आगे कहता है प्रेजेंट और फ्यूचर प्रॉपर्टी मीन्स। प्रेजेंट और फ्यूचर प्रॉपर्टी से तात्पर्य इस बात का है कि if the property came into existence in future, this can only be a contact to transfer such property when it comes into the existence. जब कोई प्रॉपर्टी अस्तित्व में आए तब उसका अंतरण होगा। अस्तित्व में आने से पहले क्या कर सकते हैं? इसका संविदा इस पे हो सकती है, कॉन्टैक्ट हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है। ये प्रश्न, ये इस तरीके के पॉइंट्स हम आपको इसलिए नोट करा रहे हैं कि इनके बेस पर एमसीक्यूज आ जाते हैं और बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट में होते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, दिमाग में रहेगा कि अभी तो सिंपल सी बात है कि फ्यूचर प्रॉपर्टी है यानी भावी संपत्ति, तो क्या भावी संपत्ति का अंतरण हो सकता है? तो सिंपल सा उसका आंसर है भावी संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसके ऑप्शन में ये उन्होंने दिया हुआ है कि भावी की संपत्ति के अंतरण के संबंध में क्या कोई संविदा की जा सकती है, इसका आंसर यस होगा। ठीक है, तो ये एक चीज इस तरीके के ध्यान रखिए कि ट्रांसफर ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी नहीं होती, भावी संपत्ति का अंतरण नहीं होता, लेकिन भावी संपत्ति को कहते क्या है? भावी संपत्ति को उस संपत्ति को कहते हैं जो कि एग्जिस्टेंस में इस समय नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्टेंस में आएगी किसी पीरियड के बाद, कुछ होने के बाद। तो कंटिजेंट इंटरेस्ट उसका क्रिएट हो गया, यानी कि उसमें उसका समाश्रित हित क्रिएट हुआ। जैसे मान लो कोई बच्चा है, तो अब ये पता है कि उस बच्चे के हक में वो संपत्ति आएगी, कब आएगी? जब उसके फादर की एक्सपायर हो जाएगी, उत्तराधिकार में उसको संपत्ति मिलेगी, ये उसकी भावी संपत्ति है। लेकिन ये कह नहीं सकते कि वो संपत्ति उसके उत्तराधिकार में मिलेगी ही मिलेगी, है ना, बीच में कुछ भी हो सकता है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस ला है, ऑल्ड्रॉइड वर्सेस मार्शल का केस है, और उस केस में
कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वाइड, जो भविष्य में मिलने वाली संपत्ति है उसका दान जो है वो शुभ। अब कुछ हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम से रिलेटेड, और जो कि बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, क्योंकि अभी हम लोग संपत्ति के अंतरण से संबंधित में बात कर रहे थे। तो एक सबसे पहला सवाल आता है कि क्या विभाजन को संपत्ति अंतरण के अंतर्गत संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत क्या अंतरण माना जाता है? क्या पार्टीशन को ट्रांसफर की संज्ञा देते हैं? तो सिंपली इसका आंसर है पार्टीशन को यानी विभाजन को ट्रांसफर के रूप में नहीं मानते, नो। ऐसे ही फैमिली अरेंजमेंट को भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत ट्रांसफर नहीं मानते। रिलिंक्विशमेंट होता है कि वापस लेना, जैसे कि आपने किसी को अपनी संपत्ति बंधक रखी और उस संपत्ति को आपने वापस ले लिया, तो अंतरण तो नहीं हुआ ना, ये आपने उस चीज को वापस ले लिया, तो ये भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, संपत्ति का अंतरण नहीं है। ठीक, नेक्स्ट चलती है सरेंडर। अगर कोई चीज को आप सरेंडर कर रहे हैं तो संपत्ति का अंतरण नहीं है। ठीक, ईजमेंट। ईजमेंट क्या होता है? ईजमेंट होता है सुखाधिकार। ठीक, तो सुखाधिकार का तात्पर्य क्या हुआ? कोई आपने संपत्ति है और मान लीजिए कि राम और श्याम दोनों लोगों का मकान है, उस मकान को पे इंग्रेस करने की यानी जाने की एक रास्ता है। ठीक, तो वो रास्ता एक गार्डन से होकर जाती है, तो आप ये नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर ईजमेंट यानी कि वो रिलेट कर रहा है उस मकान से जाने की रास्ता के संबंध में, तो आप ये नहीं कर सकते कि उस गार्डन से होकर जो रास्ता जा रहा है केवल उस रास्ते का ट्रांसफर कर, है ना। तो जो सुखाधिकार है, जो ईजमेंटरी राइट है, जो वे ऑफ पासेज है, जो कि निकलने का रास्ता है, उस निकलने के रास्ते को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, वो ईजमेंट क्या है? जब आप संपत्ति को बेचेंगे, जब वो व्यक्ति उस किसी भी संपत्ति को बेचेगा, तो उससे रिलेटेड जो भी ईजमेंट होंगे, उससे रिलेटेड जो भी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उसमें आने जाने की रास्ता है, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली उसके साथ ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन सेपरेट आप कहो कि सेपरेट हम जो उस मकान में जाने की जो रास्ता है, केवल उस मकान में जाने की रास्ता को हम सेल कर देंगे, तो वो नहीं हो सकता, उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता। चार्ज है, तो चार्ज केवल भार, एक चार्ज को कहते हैं भार। जब कोई आदमी ऋण लेता है तो उसपे उस संपत्ति के कोई संपत्ति को बंधक रख के आप ऋण ले रहे हैं, तो उस संपत्ति पे एक भार क्रिएट होगा, तो उस भार का ट्रांसफर नहीं हो सकता। और वसीयत तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत आती ही नहीं, तो वसीयत के अंतर्गत भी संपत्ति का ट्रांसफर। ठीक, अब ये तो हमारे आए सेक्शन 5 में। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 में उन्होंने ये समझाया हुआ है कि व्हाट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर। ये रिस्ट्रिक्शंस दे दिए। क्या रिस्ट्रिक्शंस दे दिए? कि कौन सी संपत्ति ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे सेक्शन 6 के क्लॉज 1 to 13 में ये प्रोविजन दिया हुआ है कि कौन कौन सी संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकता, ट्रांसफर नहीं करा, अंतरण नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहली बात आई स्पेस सक्सेशन। स्पेस सक्सेशन मतलब होता है भावी उत्तराधिकार। तो भावी उत्तराधिकार जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे पहले, तो भावी उत्तराधिकार के अंतर्गत जो संपत्ति आपको आने वाली है, तो उस संपत्ति को आप अंतरित नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर प्रॉपर्टी। तो उस फ्यूचर प्रॉपर्टी का अंतरण नहीं हो सकता, इसलिए स्पेस सक्सेशन के अंतर्गत यानी भावी उत्तराधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है राइट ऑफ री एंट्री। राइट ऑफ री एंट्री का मतलब होता है पुनः प्रवेश का राइट ऑफ री एंट्री का मतलब होता है पुनः प्रवेश का अधिकार। तो पुनः प्रवेश का अधिकार यानी कि आपने किसी व्यक्ति को लीज पर दी संपत्ति और संपत्ति को लीज देने के बाद उस संपत्ति को आपने पुनः प्राप्त कर लिया, तो वो आपको जो उसका स्वयं मालिक है यानी आप उसके स्वयं मालिक हैं, तो आपको तो वो संपत्ति मिल ही रही है, लेकिन पुनः प्रवेश का अधिकार आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी कि कोई
संपत्ति आपने किसी को किराए पे दी, लीज पे दी, वो संपत्ति लीज वाला जिसने उसको लीज पे दी है वो किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। बेसिक चीज है। किसको ट्रांसफर करेगा, किसको वापस करेगा? वो वापस करेगा जो उसका मूल ओनर है, मूल जो उसका स्वामी है उसको ट्रांसफर करेगा। ठीक। अच्छा, ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। जो डोमिनेंट हेरिटेज है यानी जो रहने लायक जो चीजें हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, उससे रिलेटेड जो चीजें जुड़ी हुई हैं, दे आर कॉल्ड द ईजमेंट। तो जो ईजमेंट जो उस मकान से, उस भूमि से जो संबंधित है, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होते हैं। उसको सेपरेट आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने चर्चा करी कि मार्ग में जाने का, अपने मकान में जाने का जो अधिकार है, जो रास्ता है, उसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक। रिलीजियस ऑफिस है, जो धार्मिक पद है, और जो आप धार्मिक सेवा कर रहे हो, आप उसका भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसे ही मुकदमा दायर करने का अधिकार, राइट टू स्यू, इसको भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। पब्लिक ऑफिस और पब्लिक ऑफिसर और सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर है ना, सरकारी जो वेतन होता है उसका आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अपना जो लोक सेवक का पद होता है उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक। और मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स को जो स्टाइपेंड मिलते हैं उनका ट्रांसफर नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात जो है, रैशनलिस्ट की बात करिए। रैशनलिस्ट हमने कहा कि वो किसी का नहीं है और सबका है, यानी पानी है, हवा है, आकाश है, सूरज की रोशनी है, ये सबका है। ठीक। तो ये अपोज टू नेचर, इसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, तो हम इस चीज का ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। ठीक। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो गए, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन सेक्शन 43 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वॉइड है वो। तो जब वो कंसिडरेशन वॉइड है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के पर्पज से, तो उसका हम अंतरण भी नहीं कर सकते। ठीक। और अभी हमने जो बात करी, अभी आगे हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉम्पिटेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 6 में, वो सेक्शन 7 में, पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। कॉम्पिटेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है सेक्शन 7 में। तो ये रिलेट कर जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 से। सेक्शन 11 में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 में कंडीशन दी हुई है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट होगा वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए भी कॉम्पिटेंट होगा। बेसिक सी बात है। तो जो पर्सन लीगली डिस्क्वालिफाइड है, विधिक रूप से सक्षम नहीं है, उसको भी संपत्ति का अंतरण अधिनियम करने का, संपत्ति अंतरण करने का अधिकार नहीं है। तो अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज क्या है। पर्सन, द पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, दैट इज हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 7। धारा 7 के अंतर्गत ये डिफाइन किया गया है कि कौन सा व्यक्ति संपत्ति का अंतरण करने के लिए सक्षम। ठीक। तो ये रिलेट कर जाता है सेक्शन 11 से, है ना। अगर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत आप इंटाइटल्ड है ट्रांसफर करने के लिए, तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत आप उसको ट्रांसफर करने के लिए सक्षम। ठीक। सवाल कभी कभी ये रिलेट कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट से और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत कौन सा व्यक्ति सक्षम है संपत्ति का अंतरण करने के लिए, इसके संबंध में भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में प्रावधान दिया हुआ है। टेक्निकल क्वेश्चन बना देते हैं। तो टेक्निकल क्वेश्चन का सिंपल आंसर ये है कि सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन द कॉम्पिटेंसी ऑफ द contract, competency of the person to make a contract. So competency of the person to make a contract, the person who is competent to make a contract is able to transfer his share or right to title. ठीक। तो यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में तो अपना राइट ट्रांसफर कर सकता है, सिंपल सी चीज। अच्छा, अब एक चीज और आती है, ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी इफेक्ट ऑफ, और एंटाइटल्ड जो तो ऑथराइज हो गया, ऑथराइजेशन होगी उसकी सेक्शन 7 के। सेक्शन 8 में बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर, अंतरण का प्रभाव। अंतरण का प्रभाव क्या होता है? अंतरण हमने कहा
कि अंतरण से रिलेशन क्या है, संपत्ति में आपका अधिकार क्या है, संपत्ति में क्या होता है, हित और अधिकार सृजित होता है, इंटरेस्ट और राइट, ठीक, और अस्तित्व भी, उसका टाइटल भी क्रिएट हो जाता है, ठीक। तो तीन चीजें क्रिएट हो गई, राइट क्रिएट हुआ, अधिकार, आपके अधिकार का सृजन हो जाता है, अधिकार का अंतरण होता है, आपके टाइटल का अंतरण हो जाता है, और इंटरेस्ट का अंतरण हो जाता है, और उसके साथ साथ जो चीजें जो ईजमेंटरी, जो डोमिनेंट हेरिटेज के साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं उनका भी ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या हो जाता है, राइट का ट्रांसफर होता है, टाइटल का ट्रांसफर हो जाता है, और इंटरेस्ट का ट्रांसफर, हित का ट्रांसफर, और उसके साथ जो चीजें जुड़ी हुई है एनेक्स्ड है उनका भी ट्रांसफर हो जाता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 100 रुपए से अधिक की चीज है तो राइटिंग नेसेसरी है। तो अभी यहाँ पर एक चीज और इन्होंने दी हुई है, वो है सेक्शन 9। सेक्शन 9 में इन्होंने बोला ओरल ट्रांसफर, मौखिक अंतरण। सवाल आ जाता है कभी कभी कि मौखिक अंतरण डिफाइन कहाँ किया गया, तो मौखिक अंतरण कहाँ डिफाइन किया, सेक्शन 9 में डिफाइन किया। राइटिंग नेसेसरी कहाँ है, ठीक, राइटिंग कहाँ नेसेसरी है, राइटिंग वहाँ नेसेसरी है जहां पर अचल संपत्ति का अंतरण कर रहे हो और उस अचल संपत्ति की वैल्यू 100 रुपए से अधिक, पहली चीज। दूसरी चीज, सिंपल मॉर्गेज सेक्शन 59 में डिफाइन है, सिंपल मॉर्गेज का भी के लिए भी लिखित होना आवश्यक है। और जो भी मॉर्गेज हो रही है, जो भी संपत्ति बंधक हो रही है, यानी जो भी बंधक हो रहा है, अगर उसकी वैल्यू 100 रुपए से अधिक है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। लीज, है ना, किसी भी अचल संपत्ति का लीज पट्टा, है ना, तो जब अगर होता है तो वो भी लिखित में होना आवश्यक। अब लीज से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं रेंट की। रेंट और लीज एक ही बात है। तो अभी ईयर टू ईयर, अभी एक यूपी गवर्नमेंट में क्लॉज आ गया, वो ये आ गया कि अगर साल के अंदर है, यानी कि 12 महीने के अंदर है, यानी कि 11 महीने 14 दिन, यानी 12 महीने पूरे नहीं हुए, तो राइटिंग नेसेसरी नहीं है। लेकिन ईयर टू ईयर है तो राइटिंग नेसेसरी है, साल टू साल है। और कोई भी टर्म ले लिया, अगर उसका अवधि 1 साल से अधिक है तो राइटिंग नेसेसरी है, ठीक। अच्छा, और ईयरली रेंट को अगर रिजर्व कर रहे हैं, जो कि धारा 107 में बताया गया है, तो उसके आधार पे अगर हम चल रहे तो वहां पर भी राइटिंग नेसेसरी है, ठीक। अच्छा, अब एक्सचेंज की अगर हम लोग बात करते हैं, सेक्शन 118 में एक्सचेंज को डिफाइन किया है, विनिमय को, तो वहां पर भी राइटिंग नेसेसरी है। अगर गिफ्ट दे रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट के रूप में दे रहे हो, तो कौन सी सेक्शन लग रही है, सेक्शन 123। ये सेक्शन याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत आ जाती है। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन सी सेक्शन है, सेक्शन 123 है। विनिमय से रिलेटेड कौन सी सेक्शन है, सेक्शन 118, ठीक। अच्छा, एक्सटेबल क्लेम का अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, अनियोज्य दावा, ये हम लोग पिछले सेशन में पढ़ चुके थे। तो अनियोज्य दावा क्या होता है, जिसमें कि आप क्लेम कर सकते हो, है ना, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर उबिजस इबी रेमेडियम, देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। तो रेमेडी लेने के लिए आप क्या करोगे, कोर्ट में जाओगे, कोर्ट जिसे एक्सेप्ट कर लेगी एज एन एक्सटेबल क्लेम। तो जिसको एक्सटेबल क्लेम के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा वो भी राइटिंग में होना चाहिए। नोटिस, एक्सटेबल क्लेम के लिए अगर आप नोटिस दे रहे हो तो वो क्या है, सेक्शन 131 के अंतर्गत आप नोटिस देते हो, वो भी। तात्पर्य उसका ये हुआ कि किसी भी संपत्ति का अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने उसको ये कर दिया कि हम उसे एब्सोल्युटली रिस्टेन कर देंगे, यानी आप अपने जीवन में रहते हुए आप या आपका कोई भी उत्तराधिकारी इस संपत्ति को एलिनेट नहीं कर सकता, इस संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता, तो ये इलीगल हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो हम लोगों ने बात करी सेक्शन 10 में, तो सेक्शन 10 में ये कहता है कि एब्सोल्यूट रिस्टेन नहीं कर सकते। जो एब्सोल्यूट रिस्टेन है वो वाइड हो जाएगा, लेकिन जो संपत्ति का अंतरण है वो वैलिड होगा। एक्सेप्टेंस इसके लीज दिए थे और बेनिफिट ऑफ वुमेन्स के लिए था, लेकिन यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है, ये बेनिफिट ऑफ वुमेन किसके लिए नहीं होना चाहिए, हिंदू महिला के लिए नहीं होना चाहिए, मुस्लिम महिला के लिए नहीं होना चाहिए और बुद्धिस्ट के लिए नहीं होना चाहिए।
यहाँ से एक क्वेश्चन और रिलेट हुआ, वो हम लोग पिछले सेक्शन में पढ़ चुके थे कि उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम विधि पर संपत्ति नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होगा। तो ये कौन कौन से प्रावधान है? यही है 5 to 37, ठीक, और चैप्टर 2 से रिलेट करता है। तो चैप्टर 2 में ये दिया हुआ है संपत्ति नियंत्रण नियम 5 to 53A तक चैप्टर 2 से रिलेट करता है। तो 5 to 37 तक के ये जो सेक्शन है मुस्लिम विधि पे लागू नहीं होते। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मुस्लिम विधि अगर इस संबंध में कोई विधि बनाती है तो वो विधि प्रभावी हो जाएगी, तब संपत्ति नियंत्रण अधिनियम के नियम उस पर लागू नहीं होंगे। लेकिन अगर मुस्लिम विधि में उस संबंध में कोई विधि नहीं बनी तो संपत्ति नियंत्रण अधिनियम के नियम प्रभावी होंगे। ये बात भी ध्यान रखने वाली, ठीक। अच्छा, अभी क्या करते हैं, एक दूसरा प्रश्न आया कि फ्री इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अभी हमने कहा कि संपत्ति का अंतरण होता है, तो संपत्ति के अंतरण होने के साथ साथ वो सारे का सारा उसके साथ जो ईजमेंटरी राइट है वो भी ट्रांसफर हो जाता है। तो हम उस पर रिस्ट्रिक्शंस अगर लगा रहे हैं तो वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है, वाइड हो जाएंगे, ठीक, यानी कि वो रिस्ट्रिक्शन जो है अवैध हो जाएंगे। अभी क्या है, अभी इसका एक्सेप्शन दिया हुआ। एक्सेप्शन क्या है, बेनिफिशियल एंजॉयमेंट बाय द ट्रांसफर ऑफ द अनदर प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए आपको उसमें कोई उन्होंने एंजॉयमेंट की कोई बात करी, कोई अब पार्क कार बनाने की बात करी, कोई संपत्ति दी और उस संपत्ति के बगल में उसकी संपत्ति भी है जिससे कि उसके कुछ राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो वहां पर वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो अलाउ हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, दूसरी एक चीज और आती है सेक्शन 12 में कि इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनेशन के रिलेटेड अगर कोई एक चीज आई तो उसमें ये कहते हैं कि अगर इंसॉल्वेंसी हो गई तो आपका संपत्ति में जो हित है वो समाप्त हो जाएगा। इस तरीके की अगर कोई कंडीशन लगा रहा है तो वो कंडीशन भी वाइड होगी सेक्शन 12 में। बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज आ रही है सेक्शन 13, ठीक। अभी सेक्शन 13 से पहले हम एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम की बात कर ली, सेक्शन 17 और 18। तो एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम का तात्पर्य ये हुआ कि आपने किसी व्यक्ति को संपत्ति अंतरित की, लेकिन उसके साथ ये कंडीशन लगा दी कि भैया इस संपत्ति से इतना जो किराया आ रहा है या इस संपत्ति से जो होने वाला जो लाभ है वो हमें मिलता रहेगा। एक सर्टेन कंडीशन इम्पोज कर दी, सर्टेन टर्म्स और कंडीशन इम्पोज करके वो संपत्ति एलिमिनेट कर दी, ठीक। तो वो कहते हैं डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम, यानी उस संपत्ति से होने वाली जो आय है, जो इनकम है, उसके संबंध में जो आप डायरेक्शन दे रहे हो उसके रिलेटेड सेक्शन 17 और 18 में प्रावधान दिए हुए। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठा सेक्शन 17(1) में कि वो डायरेक्शन वाइड कब होगा, शून्य कब हो जाएगा? शून्य कब होगा? जब किसी लिमिटेड पीरियड को ये लॉन्गर देन पीरियड से रिलेट कर जाता है, जैसे लाइफ ऑफ ट्रांसफर से रिलेट कर जाए, लाइफ ऑफ ट्रांसफर से रिलेट कर जाए। वो ये कहता है कि मेरे जीवन काल तक आप दोगे और मेरे जीवन काल के बाद मेरे बच्चों को भी उसका इंटरेस्ट देते रहोगे, तो ये एक्सीड कर गया, ठीक। तो यहाँ पर ये नहीं होगा। दूसरी बात है, एक मैक्सिमम पीरियड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में फिक्स की गई है। वो फिक्स कितना कितना पीरियड फिक्स किया गया? मैक्सिमम पीरियड 18 साल। चाहे तो वो लाइफ ऑफ ट्रांसफर से रिलेट कर जाए 18 साल, या फिर वो 18 साल नॉर्मली हो जाए, ठीक। अगर वो व्यक्ति ज्यादा जीता है 18 साल से तो 18 साल तक ही वो कैप्ड रहेगा, क्योंकि कह रहा है फॉर ए पीरियड ऑफ लॉन्गर देन 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। संपत्ति का जब अंतरण हुआ उस संपत्ति के अंतरण की तिथि से 18 साल तक ही लागू रहेगा। इस पे सवाल बनते हैं बड़े इंपॉर्टेंट, इसलिए इनको समझाना बहुत आवश्यक है और आपको समझना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ये सवाल घूम के बनते हैं। ये सवाल जो हम बता रहे हैं लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर और पीरियड ऑफ लॉन्गर देन 18 ईयर्स, तो इसमें अब प्रश्न ये उठा कि कौन सी चीज रहेगी? तो मैक्सिमम पीरियड उन्होंने 18 ईयर्स दिया हुआ, चाहे वो लाइफ ऑफ द ट्रांसफर तक रहे या वो 18 साल तक रहे, ठीक, इससे ज्यादा नहीं।
इस सेक्शन 17 की बात होगी। अच्छा, अब इसके एक्सेप्शन 17(2) और 18 में दिए हुए। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन देखिए, अगर वो ट्रांसफर कहता है संपत्ति अंतरण करता, यानी जो आपको संपत्ति, जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का हस्तांतरण कर रहा है ना, अंतरण कर रहा है, तो वो ये अगर कंडीशन लगा दे कि इस संपत्ति के ऊपर या मेरे ऊपर जो ऋण है वो आप पे करोगे। तो मान लीजिए कि अभी क्या होता है कि शहरों में अभी हम लोग भी कुछ लोन वगैरह लेते हैं, तो उसमें ईएमआई जनरेट हो जाती है, मंथली इंटरेस्ट हम लोगों को पे करना पड़ता है। तो मंथली इंटरेस्ट पे करने के लिए मान लीजिए उसमें टर्म 20 साल का इंक्लूड कर लिया, तो डेट ऑफ ट्रांसफर से मान लीजिए 20 साल तक उसे इंटरेस्ट पे करना, तो वो ये क्ली नहीं ले सकता कि इट इज लॉन्गर देन 18 ईयर्स, 18 साल से ज्यादा हो गया तो अब हम इसका पेमेंट नहीं करेंगे। ये ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो पेमेंट ऑफ डेट से रिलेटेड है, ऋण से रिलेटेड है। ठीक, तो ये इसके एक्सेप्शन में आ जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? फॉर चिल्ड्रन ऑफ एनी अदर पर्सन टेकिंग एनी इंटरेस्ट अंडर ट्रांसफर, किसी व्यक्ति के बच्चों के हित के लिए, उसके लाभ के लिए अगर वो इस तरीके के अंतरण को ले रहा है, तो वो इसे 18 साल के टर्म को डिनाई नहीं कर सकता। उससे अधिक अगर हो रहा है तो हो सकता है। अच्छा, अगर ये कहा गया कि भैया आपको इतना मेंटेनेंस देना पड़ेगा प्रॉपर्टी के प्रिजर्वेशन के लिए, प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस के लिए आपको इतना खर्चा देना पड़ेगा, तो अब यहाँ पर ये क्लॉज नहीं लगेगा कि इट इज लॉन्गर देन 18 ईयर्स। ठीक, चलिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक हेल्थ, रिलीजन, सेफ्टी और द बेनिफिशियल ऑफ एनी रिलीजियस, किसी भी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हो, किसी इंडिविजुअल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ से पर्टिकुलर रिलेट कर रहे हो, सेफ्टी और बेनिफिशियली ऑफ नेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, सोसाइटी की बात कर लेते हैं, तो वहां पर भी ये सेक्शंस की क्लॉज अप्लाई होती है, एक्सेप्शन की 17(2) और 18 की, और उसके आधार पर आप ये डिनाई नहीं कर सकते। अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। तो बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति गर्भ की अवस्था में है उसके हित के लिए संपत्ति के अंतरण की बात है। तो उसके हित के लिए संपत्ति अंतरण की बात सेक्शन 13 में डिफाइन करी गई। ठीक है, अब दूसरा बात है कि ये हमारा एक्सेप्शन हो गया। सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 ये कहता है कि संपत्ति का अंतरण जीवित व्यक्तियों के मध्य होना चाहिए। तो अनबॉर्न पर्सन है, तो अनबॉर्न पर्सन है, अनबॉर्न पर्सन तो अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हित का अंतरण हो रहा है। अब दो क्वेश्चन यहाँ पर बन के आते हैं एग्जाम में। पहला आता है, गर्भस्थ शिशु के अंतरण के संबंध में संपत्ति अंतरण में प्रावधान दिया गया है, वो कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 13 में। और जो शिशु गर्भ की अवस्था में ही नहीं है उसके हित के लिए अंतरण कहाँ पे है? उसके हित की अंतरण के प्रावधान दिए हुए सेक्शन 14 में। ये डिपेंड करता है डॉक्ट्राइन ऑफ परपीचुटी, शाश्वतता के सिद्धांत के अंतर्गत किया। तो डॉक्ट्राइन ऑफ परपीचुटी शाश्वतता के विरुद्ध है, यानी कि इसका तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी संपत्ति पे आपका आजीवन अधिकार तो है, लेकिन आप कंटिन्यूटी लॉन्गिविटी में आप नहीं कह सकते। लॉन्गिविटी का मतलब ये हुआ कि आप ये कहोगे कि मेरी आने वाली पीढ़ी, उसके आने वाली पीढ़ी, आने वाली 10 पीढ़ी तक इस संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हो सकता। तो ये चीज गलत है, ये आप नहीं कह सकते, और इस तरीके का ट्रांसफर हुआ है तो वो ट्रांसफर अवॉइड हो जाएगा, है ना। तो वो उसको आपको ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ गए। एक तो ये कि बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन के लिए जो है वो सेक्शन रिलेट करती है सेक्शन 13, और जो व्यक्ति गर्भ की अवस्था में नहीं है उसके हित के लिए अगर संपत्ति के अंतरण के संबंधित प्रावधान है तो सेक्शन 14 से रिलेट करते हैं। तो इसकी कंडीशंस क्या है? इसकी कंडीशन ये है कि जो व्यक्ति गर्भ की अवस्था में है उसको डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करते, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता। कैसे होता है? इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, हित का अंतरण होता है। संपत्ति में क्या चीज होती है? अधिकार और हित का सृजन होता है।
तो अधिकार तो जब होगा जब अधिकार का अंतरण तब होगा जब वो अधिकार लेने के योग्य होगा। अभी क्या है, अभी अधिकार लेने के योग्य नहीं है, तो अभी क्या हो रहा है, अभी हित का अंतरण हो रहा है, इंटरेस्ट में भी क्रिएट हो, और उस व्यक्ति के माध्यम से हो रहा है जिसका कि उसमें पूर्व निहित हित हो। ठीक, और वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, वो व्यक्ति जीवित होना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, अनबॉर्न पर्सन जो है, जो व्यक्ति अजन्मा है, उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। कब होना चाहिए, व्हेन द लास्ट प्रायर इंटरेस्ट कम टू एन एंड, जिस व्यक्ति के पूर्व निहित हित के जब वो पूर्व निहित हित समाप्त होने की स्थिति में हो, उससे पूर्व उस व्यक्ति के का एग्जिस्टेंस में होना आवश्यक है। और जब वो मेजोरिटी अटेंड कर ले, जब वो वरिष्ठता प्राप्त कर ले, तो वो हित उसमें निहित हो जाते हैं। तो ये अजन्मा व्यक्ति के संबंध में, हित के संबंध में हम लोगों ने बात करी। जल्दी से कुछ पॉइंट नोट कर लिए जो कि आप लोगों के एग्जाम के पर्पज से बड़े इंपॉर्टेंट है, उसके संबंध में हम आपको बता दें, वो आप देख लीजिए। सेक्शन 18 नोट कर लीजिए, लोक लाभ के लिए शाश्वत अंतरण, ये एक्सेप्शन है सेक्शन 14 का। लोक लाभ के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो अंतरण होता है वो है। अच्छा, दो तरीके के हित होते हैं, निहित हित और समाश्रित हित। जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में रिलेट करता है। समाश्रित हित क्या होता है, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, यानी कि ये जब व्यक्ति बड़ा हो जाएगा तब इसका हित जनरेट होगा, या जब ये उत्तराधिकार में इसको संपत्ति मिलेगी तब इसको ये चीज जनरेट होगी। ठीक, सेक्शन 21 और कंडीशनल ट्रांसफर जो है सेक्शन 25 में है, इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। सेक्शन 26 पूर्वभाव शर्त की पूर्ति, और सेक्शन 35 इलेक्शन से संबंधित है। ठीक, और फिर उसके बाद आप सेल पे आ जाते हैं, ये हमने आप लोगों को बता ही दिया है। सेल से रिलेटेड है, मॉर्गेज से रिलेटेड है, और गिफ्ट से रिलेटेड है, लीज से रिलेटेड है। ये सारे के सारे प्रोविजंस जो हैं आप पढ़ के जाइए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।